सुषमा का परिवार बेहद गरीब था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि सुषमा का बेटा शंकर जो कुछ भी कमा कर लाता, सुषमा का परिवार उससे 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा पा रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक रोज शंकर उदास होकर घर आता है। क्या बात है शंकर बेटा, इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस मुझे चिंता हो रही है। जिस गोदाम में मैं काम करता हूँ ना, वो बंद होने वाला है। क्या बात कर रहा है तू? ऐसे कैसे गोदाम बंद होने वाला है? अगर गोदाम बंद हो गया तो गांव के आधे लोग की तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। गांव के लोगों में तो भुखमरी फैल जाएगी। अरे हाँ माँ, इसी बात को लेकर पूरा गांव परेशान है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ शहर जाके कुछ पैसे कमा लेता हूँ। मैं क्या कहती हूँ, अगर आपका काम बंद होने वाला है तो आप जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी कर लीजिए। भले पैसे कम मिलते हैं लेकिन 2 वक्त का खाना जमींदार दे देते हैं। और तो और मैं कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। अरे बहू तू क्या करेगी? कैसी बातें कर रही है? घर की बहू होकर तू बाहर कमाने जाएगी? अच्छा थोड़ी लगता है। अरे माँ, तो क्या हो गया? अगर परिवार को चलाने के लिए काजल काम करना चाहती है तो करने दीजिए ना, ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव के लोगों को क्या ही बताएंगे हम। और अगर हम भूखे रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? और हम खाते रहेंगे तो खुश रहेंगे तो उन्हें दुख होगा। अब उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा माँ जी? तेरी बात भी ठीक है। अगर तुझे कोई काम करना है तो घर से ही कर ले, मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और आखिरकार कुछ दिनों में ही गोदाम बंद हो जाता है और शंकर का काम छूट जाता है। इधर काजल काम शुरू करने के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही शंकर का काम छूट जाता है, सुषमा की बहू काजल चिकन फ्राई की दुकान लगाना शुरू कर देती है। आओ आओ, चिकन फ्राई खाओ गर्मा गर्म। एक बार खाओगे तो फिर बार बार खाओगे। आओ आओ, गर्मा गर्म चिकन फ्राई खाओ। एक बार जो खाओगे फिर बार बार खाओगे। सिर्फ 30 रुपए प्लेट, सिर्फ 30 रुपए प्लेट में चिकन फ्राई खाओ। तुम्हें क्या लगता है यहाँ चिकन फ्राई की दुकान चलेगी? क्योंकि यहाँ तो मांस मछली आधे से ज्यादा लोग खाते ही नहीं है। जिन्हें पसंद है उनके लिए ही तो खोला गया है ये चिकन फ्राई की दुकान, आप चिंता मत कीजिए। पहले दिन तो जैसे तैसे काजल की चिकन फ्राई की बिक्री हो जाती है, लेकिन अगले दिन जैसे जैसे गांव वालों को काजल के चिकन फ्राई के बारे में पता लगता है तो लोग काजल के हाथों का बना चिकन फ्राई चखने के लिए आने लगते हैं। और कई लोगों को तो काजल के हाथ का चिकन फ्राई और लजीज चटनी बेहद पसंद आती है और वह उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे बहन, इसमें क्या कुछ डाला है? बड़ा ही स्वाद आ रहा है तुम्हारे हाथों के बने चिकन फ्राई में। अरे मेरी पत्नी ना खाना बहुत अच्छा बनाती है और ये तो चिकन फ्राई है। अच्छा ऐसा क्या? सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है और दाम भी बहुत सस्ता है। शंकर की तो 15 से 20 दिनों में ही दुकान जम चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के अधिकतर लोगों का काम छूटा हुआ था और खाने के लाले पड़े हुए थे। अब सुषमा की पड़ोसन बिजली को जब यह बात पता चलती है कि काजल ने चिकन फ्राई की दुकान लगाई है तो उसे बड़ी चिढ़ मचती है। अजी सोते रहिएगा, आपको पता भी है शंकर भाई साहब और काजल भाभी ने चिकन फ्राई की दुकान खोली है और चिकन फ्राई इतना स्वादिष्ट है कि गांव के लोग तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हो? शंकर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि मुर्गी खरीद कर और फ्राई करके बेच रहा है? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। तुम जैसे निकम्मे कामचोर पति से तो कुछ नहीं होने वाला। आज 10 से 15 दिन हो गए हैं गोदाम को बंद हुए। ना तो तुम कोई दूसरा काम ढूंढने जा रहे हो और ना ही कमाने की सोच रहे हो। पिछला जितना भी राशन अनाज बचा था सब खत्म होता जा रहा है। अरे शंकर के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो चिकन फ्राई की दुकान लगा दी बीबी की? कोई बात नहीं, इसे तो मैं बताता हूँ। और जरूरी भी है, वरना अपनी झोपड़ी झोपड़ी रह जाएगी और सामने महल खड़ा हो जाएगा। तब जिंदगी भर सर पीटते रह जाओगे और कहोगे कि सही समय पर कुछ कर दिया होता तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। अरे बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है। आज कुछ करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इसकी दुकान कैसे चलती है। शंकर और उसके परिवार का काम अच्छा चल रहा होता है और जब रमेश को पता चलता है कि शंकर का परिवार चिकन फ्राई की दुकान लगाने के बाद खुश है तो अब ऐसे में रमेश शंकर की दुकान पर पहुंचता है और अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर जाता है। अरे शंकर भाई, अब भाभी क्या बात है, चिकन फ्राई की दुकान लगा ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे रमेश, बड़े दिनों बाद दिखा है। कहाँ था?
इतने दिनों से। और मैंने तुझे ढूंढ रहा था, भाभी जी से पूछा भी था तो भाभी जी ने कोई जवाब भी नहीं दिया था। अरे बिजली के दिमाग में तो हमेशा ऐसा ही रहता है। ये सब चोरी है। और मेरे दोस्तों के साथ साथ मुझे भी अब 5-5 प्लेट या 4-4 प्लेट अरे चिकन फ्राई खिला दीजिए। हाँ हाँ जरूर, अभी लगा देता हूँ। सुनिए, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए जरा कैसे घूर रहे हैं। अरे तुम कैसी बात करती हो, रमेश अपना पड़ोसी है। और ये लोग कौन है, हमें इससे क्या मतलब, इसके कोई जान पहचान के होंगे। अरे हमें तो अपना काम करना है ना, काम पे ध्यान दो। अपने पति शंकर की बात सुनकर काजल उन सभी को चिकन फ्राई दे देती है। सब 2-2 प्लेट चिकन फ्राई खाने के बाद बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं और वहीं आसपास गिर जाते हैं, जिसमें रमेश भी शामिल था। अरे रमेश भाई, क्या हो रहा है आपको? और आप सब ठीक तो है ना? अजी देखिए ना, कहीं इतनी गर्मी में बेहोश तो नहीं हो गई। ये लोग भी ना, इतनी गर्मी हो गई और इनको भी अभी ये सब होना था। अरे तुम कैसी बात करती हो, हालत तो देखो इनकी। अरे आप लोग बिना पैसे दिए कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? आपका चिकन फ्राई खाकर ये लोग बेहोश हो गए हैं, और अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इस चिकन फ्राई में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं नहीं देने वाली आपको पैसे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ है ना कि ये लोग नशे में थे। अरे आप भूल गए, अभी आते वक्त इन लोगों ने भांग पिया था। खुद ही बता रहे थे, आप लोग भी बिना बात के घबरा रहे हैं। ये हमारे पड़ोस के लोग हैं। अच्छा बहन, इन्होंने ज्यादा पी ली है, तभी यहाँ आकर बेहोश हो गए हैं। हाँ हाँ, तभी तो बेहोश हो गए। रुकिए, अभी पानी डालता हूँ, देखिएगा होश में आ जाएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही रमेश भाई को मना किया था कि मेहमानों को ना इतना भांग मत पिलाइए और ना खुद पीजिए। ये मानते ही नहीं है। बताओ, मेहमान भी कैसे हैं? किसी के घर आए हैं तो थोड़ा कम खाना पीना चाहिए ना। जो मिलता है बटोर लेते हैं बस। रमेश और उसके आदमी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। रमेश तो आदमियों को पैसा देकर लाया था कि वह बेहोश होने का नाटक करे और शंकर और उसकी पत्नी की दुकान पर मौजूद लोग भड़क जाएं और चिकन फ्राई की उनकी चलती हुई दुकान बंद हो जाए। लेकिन शंकर अब सभी पर पानी डालता है और कुछ ही देर बाद सब उठकर बैठ जाते हैं। अरे ना जाने मुझे क्या हो गया था, पता ही नहीं चला चक्कर कैसे आ गया। आप भी रमेश भाई साहब भूल गए क्या? कुछ देर पहले ही तो भांग पिया था आपने। आप भी ना। अब वहाँ पर मौजूद लोग रमेश और उसके साथ आए लोगों को धत्कारने लगते हैं, जिसे देखकर रमेश और उसके साथ आए सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब घर जाकर रमेश अपनी पत्नी बिजली से कहता है, अरे शंकर और काजल भाभी तो बड़े तेज निकले। अरे मेरे बेहोश होने का नाटक का फायदा उठा लिया और उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। कहती मैंने खुद भी भांग पी और सबको भांग पिला दी। ढंग से एक्टिंग भी तो नहीं करनी आती तुम्हें। तुम किसी काम के नहीं हो। देख लेना, कुछ दिनों के बाद तुम्हारी झोपड़ी के आगे महल बनेगा, महल। एक तरफ जहाँ रमेश और बिजली शंकर और काजल की तरक्की से जल रहे थे, वहीं शंकर और काजल भी समझ चुके थे कि रमेश उनके ग्राहकों को भड़काने आया था और वह अगली बार से संभल जाते हैं ताकि फिर से उनके साथ कोई भी अनहोनी घटित ना हो सके और उनकी चिकन फ्राई की दुकान पर कोई समस्या ना आए। पलक बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कोई भी उसको अहमियत नहीं देता था। पलक को बैंगन खाना बहुत पसंद था। वो आए दिन बैंगन की कोई न कोई रेसिपी बनाकर खाती थी। पलक के 21 साल होते ही उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद पलक घर के सारे काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन पलक सुबह अपने घर की सफाई करते हुए खुद से बोलती है, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आज बिरयानी बनाऊंगी। वैसे भी बहुत समय से मैंने बिरयानी नहीं खाई, आज तो खाकर रहूंगी। पलक खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास कुंती आती है और उसको ताने देती हुई बोलती है, अरे ओ महारानी, घर का सारा काम हो गया हो तो खाने बनाने की तैयारी कर ले। दिन का खाना शाम को खिलाएगी क्या? जी माँ जी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, बस उसको खत्म करके मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ। तो जल्दी काम खत्म कर और जाकर खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, मैं घर का काम कर रही हूँ, जब तक आप बिरयानी के लिए कुछ सब्जियाँ काट दीजिए ताकि मैं काम खत्म करके फटाफट से बिरयानी बना दूँ। आहा, महारानी को बिरयानी खानी है। कभी तेरे मायके वालों ने बिरयानी की सूरत देखी भी है जो बिरयानी खाएगी? कैसी बात कर रही हो माँ जी आप? मेरे घर वालों ने तो इतनी बिरयानी खाई है कि आपके पूरे खानदान में से किसी ने इतनी बिरयानी नहीं खाई होगी।
मेरे पूरे खानदान पर कैसे जा रही है? मेरे खानदान में बैंगन की बिरयानी खाते थे। आज तक जिंदगी में बैंगन की बिरयानी खाई है तूने? बैंगन की बिरयानी ये कैसे बनती है? मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई। अब आप देखना माँ जी, आज मैं आपको बैंगन की बिरयानी ही बनाकर खिलाऊंगी। तू क्या सोचने लग गई? काम खत्म कर और जल्दी जाकर सबके लिए खाना बना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी करवाई। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कुंती खुद से बातें करते करते अपने कमरे में चली जाती है और पलक भी अपना काम खत्म करके रसोई में जाकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद अपनी सास को वो खाना देती है और खाना खाते समय कुंती बोलती है, तुमने ये बिरयानी बनाई है? ये भी कोई बिरयानी है? अरे बिरयानी तो हमारे मायके में बनाते थे, वो भी बैंगन बिरयानी। एक तो हफ्सी की तरह बिरयानी खा रही है और ऊपर से मेरी बिरयानी की बुराई भी कर रही है। अब तू देख बुढ़िया, जैसे आज तक तूने बस बैंगन की सब्जी खाई, कल से बस बैंगन की बिरयानी ही खाएगी। बहू, तुझे सोचने की कोई बीमारी है क्या? जब देखो कहीं न कहीं ख्यालों में खोई रहती है। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके बेटे के बारे में सोच रही थी कि जितनी आप अपनी मायके की बिरयानी के बारे में बोलती हो, आज तक कभी उनको खिलाई भी है या नहीं? तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं बस बातें हाँक रही हूँ? अरे मुझे टाइम नहीं मिलता है, वरना मेरे जैसे हाथों का स्वाद किसी के हाथ में नहीं होगा। बस कर बुढ़िया, इतना फेंकना भी अच्छी बात नहीं है। तू बुढ़िया किसको कह रही है? पक्का मुझे ही बोल रही होगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा रंग भले ही काला है लेकिन मेरी जुबान बिल्कुल भी काली नहीं है। तौबा तौबा, आपको बुढ़िया बोलने से पहले मेरी जुबान काली हो जाए। पलक इतना बोलकर बैठकर बिरयानी खाने लगती है। कुछ देर बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और पलक बैंगन की बिरयानी बनाने की सोचती है, लेकिन किसी न किसी वजह से बिरयानी बना ही नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन पलक हॉल में बैठकर अपना फोन चला रही थी कि तभी उसको बैंगन बिरयानी की रेसिपी दिखाई देती है और वो खुद से बोलती है, आज तो मैं बैंगन की बिरयानी बना कर ही रहूंगी। बहुत हो गया आलस, आलस के चक्कर में कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। अभी मैं बाजार जाकर बैंगन लेकर आऊंगी और फिर उसकी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। पलक अपना फोन सोफे पर रखती है और अपने कमरे में जाकर अपना पर्स लेकर सीधा मार्केट बैंगन लेने जाती है और 5 किलो बैंगन लेकर आती है। पलक के हाथ में इतना बैंगन देखकर उसकी ननद पूजा उससे पूछती है, भाभी इतने सारे बैंगन, इन बैंगन का आप क्या करोगी? पूजा, इतने सारे सवाल का जवाब जानकर तुम क्या करोगी? इतने सवाल पूछने की जगह तुम मेरी मदद करो। मदद? और मैं? ये आपकी दिक्कत है, आप ही उठाओ, मैं तो चली कॉलेज। अच्छा जी ठीक है, जब खाना खाने आओगी तब ये मत बोलना कि भाभी आपने मुझे खाना नहीं दिया। आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ। अगर ना खा पाई तो अपनी किस्मत को दोष मत देना। गो टू हेल, मेरे आगे से हटो और मुझे जाने दो। पूजा इतना बोलकर घर से बाहर चली जाती है और पूजा के जाने के बाद पलक रसोई में जाती है और बैंगन की बिरयानी बनाने लगती है। बैंगन की बिरयानी से पूरा घर महक जाता है। पलक बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए खुद से बोलती है, बैंगन की बिरयानी की खुशबू तो पड़ोस के घर तक जा रही होगी। आज तो मैं माँ जी को बताऊंगी कि बैंगन की बिरयानी क्या होती है। आज तक कभी इनके खानदान में किसी ने बैंगन की ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई होगी। पलक गैस पर से बिरयानी उतारकर कुंती के कमरे में जाती है और उसको खाने के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद कुंती खाना खाने आती है और बैंगन बिरयानी खाती है। अरे वाह, ये किस चीज की बिरयानी बनाई है तूने? आज तक मैंने कभी ऐसी बिरयानी नहीं खाई है। कि ये बिरयानी आपको नहीं पता कि किस चीज की बनी होती है। आप तो कह रही थी कि आपके मायके में बैंगन की बिरयानी बनती थी और आपको बैंगन की बिरयानी का स्वाद ही नहीं पता है। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रही थी। अगर इसको पता चल गया कि मैं तो ऐसे ही बैंगन की बिरयानी के बारे में बोल रही थी तो ये तो मेरा मजाक ही बना देगी। अब क्या करूं? क्या हुआ माँ जी, कहीं आप ये तो सोचने नहीं लग गई कि अगर मुझे पता चला कि आपने बिरयानी कभी नहीं खाई है तो मैं आपका मजाक बना दूंगी। ज्यादा हंसी आ रही है तुझे? ये अच्छा बना है लेकिन उतना भी नहीं जितना बनना चाहिए। चल थोड़ा और बिरयानी डाल। कुंती के कहने पर पलक कुंती को बैंगन की बिरयानी देती है और खुद भी एक प्लेट में बिरयानी निकालकर खाने लगती है। कुछ देर बाद पूजा भी आती है और वो भी बैंगन की बिरयानी खाती है और बैंगन की बिरयानी खाने की शौकीन हो जाती है। पलक के ससुराल में अब सभी को बैंगन की बिरयानी बहुत पसंद आती है और अभी बैंगन की बिरयानी सब खाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पलक घर में बैंगन की बिरयानी बना रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन विमला को बैंगन की बिरयानी की खुशबू आती है और वो खुशबू का पीछा करते हुए कुंती के घर आ जाती है।
अरे ओ कुंती बहन, कहाँ है तू? हाँ बोल विमला, आज तू मेरे घर में ऐसे अचानक कैसे आ गई? कुछ नहीं, मैं तो बस बिरयानी की खुशबू का पीछा करते हुए तेरे घर तक आ गई। ये बता कौन सी बिरयानी बना रही है? मैं भला तुझे क्यों बताऊं कि मेरे घर में किस चीज की बिरयानी बन रही है? तू जाकर लोगों को बता देगी। अरे ऐसे मत बोल कुंती, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब बता भी दे। देख, ये राज की बात है। मेरी बहू को बैंगन की बिरयानी बनानी आती है और आज मेरे घर में बैंगन की बिरयानी बन रही है। कौन? वो तेरी काली बहू? वो कब से बैगन की बिरयानी खाने लग गई? वो तो बैगन जैसी दिखती है। थोड़ा तमीज से बोल विमला। मेरी बहू को काली बोलने से पहले तो अपनी शक्ल देख ले। तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे कि बिरयानी में जला जीरा। अरे कुंती, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बुरा मान गई। इस पूरे मोहल्ले में तेरी बहू जैसी कोई है? अब मुझे भी बिरयानी खिला दे। वैसे तेरी किस्मत अच्छी है कि तू खाने के समय पर आई है और तुझे बैंगन की बिरयानी खाने को मिल रही है, वरना मैं गली में किसी कुत्ते को भी बिरयानी सूंघने न दूं। वो तो तू मेरी पड़ोसन है, इसीलिए तुझे कुछ नहीं बोलती हूँ। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं गली के कुत्ते से भी गैर गुजरी हूँ? अब तू मेरी तुलना कुत्तों से करने लग गई है। इसमें कहने वाली क्या बात है? वो तो तू है। मेरा मतलब है कि तू मेरे मतलब को गलत समझ रही है विमला। अच्छा चल, जल्दी खा ले वरना बिरयानी ठंडी हो जाएगी। कुंती विमला को अपने साथ टेबल पर बैठाती है और पलक दोनों को बैंगन की बिरयानी लाकर देती है, जिसके बाद विमला बिरयानी को बड़े ही चाव से खाती है। विमला को बैंगन की बिरयानी इतनी पसंद आती है कि जब जब पलक बैंगन की बिरयानी बनाती तो वो कुंती के घर आ जाती और इस तरह से बैंगन की बिरयानी खाने वाली काली बहू के साथ साथ आसपास के लोगों को भी बैंगन की बिरयानी पसंद आती है। सुहाना एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी जो अपनी माँ सोमती और पिता सोहन के साथ रहा करती। सुहाना बचपन से ही सांवले रंग की थी, जिस कारण उसके दोस्त और पड़ोसी यहाँ तक कि उसी की माँ भी उसे कई बार ताने दिया करती। ये तो आप सभी जानते हैं कि सांवले रंग का हर कोई मजाक बनाया करता है। इस बात से उसे तकलीफ तो बहुत होती, पर वो ऐसे ही अपनी जिंदगी को गुजार रही थी और सबके ताने भी सुन रही थी। एक दिन जब वो नाश्ता करने के लिए टेबल पर आती है, तभी उसके पिता बड़े प्यार से उसे बोलते हैं, आजा मेरी सुंदर बिटिया, मेरे पास बैठ। अरे वाह, क्या तारीफ करी है। बिल्कुल सच बोला है तुमने। तुम्हारी ये बेटी बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। इतनी सुंदर है कि अगर थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो ये नजर ही नहीं आएगी। अरे मेरी बेटी से झूठ तो मत बोलो। अरे कभी तो अपनी इस कड़वी जबान से हमारी बिटिया के लिए दो प्यार के शब्द बोल दो। अरे ये भी इंसान है, इसे भी तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ कड़वी बातें ही बोलनी है। तुम्हारी जुबान से सिर्फ जहर ही निकलता है। अरे ये बड़ी हो गई है अब, इसीलिए मुझे इसकी चिंता लगी रहती है। इसके सांवले रंग के कारण कोई भी रिश्ता नहीं आता है। अपनी माँ की कड़वी और जली कटी बातें सुनकर सुहाना की आंखें नम हो जाती हैं और वो रोती हुई बोलती है, माँ अगर मैं सांवली हूँ तो इसमें मैं क्या करूँ? आप ही बताओ ना, मेरी क्या गलती है कि ऊपर वाले ने मुझे सांवला बनाकर भेजा है। बस कर, अब ज्यादा टेसुए बहाने की जरूरत नहीं है। जब तुझे पता है कि तेरा रंग सांवला है तो कम से कम वो कपड़े पहना करना जो तुझ पर खिले, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार मुंह धोया कर, तेरा चेहरा साफ हो सके। तभी तो तेरे लिए रिश्ता आएगा ना। मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूँ, बल्कि तेरा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। तुझे तो पता है ना कि तेरे सांवले रंग के कारण तेरे कितने रिश्ते टूट गए हैं। इस तरह सोमती अपनी कड़वी बातों से अपनी बेटी सुहाना को समझाती है। रिश्तेदारों के द्वारा जितने भी रिश्ते सुहाना के लिए आते, उसके सांवले रंग के कारण टूट जाया करते या लौट जाया करते। अब उसकी माँ को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। अब मैं क्या करूं? जो भी रिश्ते इसे देखने के लिए आते हैं, इसके सांवले रंग को देखकर ही भाग जाते हैं। ऐसे में मेरी बेटी का घर कैसे बसेगा? यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन राकेश नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ सुरेखा और बहन चित्रा के साथ उनके घर आता है। उन्हें देखकर सोमती को कुछ उम्मीद मिलती है कि अब तो उसकी बेटी का घर बस ही जाएगा। जी, आप लोग किससे मिलने आए हैं? अरे कमला बहन जी, आपने हमें नहीं पहचाना। आपकी दूर के रिश्तेदार का फोन आया था कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रही हो। उसी सिलसिले में आए थे हम तो। ओहो, माफ कीजिएगा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। आइए बैठिए ना।
सोमती बड़े प्यार से उन तीनों का आदर सत्कार करती है और घर में बुलाती है। जल्दी से वो अपनी बेटी को कमरे में जाकर कहती है, सुहाना जल्दी से रेडी हो जा, रिश्ते वाले आए हैं। और हाँ, इस बार नारंगी रंग के कपड़े पहनने की कोशिश भी मत करियो, कोई अच्छा रंग पहनियो जो कि तेरे ऊपर अच्छा लगे। मैं तब तक उन्हें संभालती हूँ। माँ ने मुझे नारंगी पहनने को मना किया है और मैं इस बार उन्हें अपने इस सांवले रंग के कारण दुखी और उदास होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। इस तरह अपनी माँ सोमती की बात को मानते हुए सुहाना ना चाहते हुए भी नारंगी रंग की साड़ी ना पहनकर लाल रंग का सूट पहनकर नीचे आती है और सब लोगों के सामने अच्छे से उन सबका स्वागत करती है और उन लोगों के पास ही बैठ जाती है। जिसके बाद सुरेखा कुछ सवाल करती है और सुहाना बड़े प्यार से नम्रता से उन सवालों का जवाब भी देती है। राकेश ये सब देखकर अपने मन में कहता है, आज के जमाने में धीरज के साथ बोलने वाली लड़की कहाँ मिलती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। अगर मुझे पता होता कि ये लड़की नहीं बल्कि अमावस की काली रात जैसे चेहरे वाली है तो मैं यहाँ भूल के भी इसे नहीं लाती। क्या करूँ, कैसे निकलो अपने बेटे को लेकर यहाँ से। मुझे ये साबली बहू तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सुरेखा जहाँ अपने मन में ये सब सोच रही थी तभी उसका बेटा राकेश अचानक ही रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। ये सुनने के बाद तो सुरेखा के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। तभी उसकी ओर देखते हुए सोमती बोलती है, बहन जी आप भी तो कुछ बोलिए। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे भी रिश्ता मंजूर है। इसी तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। सुहाना के पिता अपनी बेटी को जरूरत का सारा सामान देकर और बहुत सारे आशीर्वाद के साथ विदा करते हैं। सुहाना अपने ससुराल में आती है और गृह प्रवेश कर ही रही होती है कि सुरेखा उसे एक ताना देती है। वैसे तो बहू के आने पर घर में खुशी चमक आती है, लेकिन बहू तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूनम की चांद का अमावस की काली घनी रात में ढलने जा रहा हो। चल अब कलश को दाहिना पैर लगाकर अंदर आ जा। गृह प्रवेश के समय ही अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुहाना का दिल एक बार फिर से तार तार हो जाता है। लेकिन वो फिर भी अपनी सास को बड़ा मानती है, इसीलिए उसकी बात का बुरा नहीं मानती। सारी रस्म खत्म होती है और वो अपने पति के साथ आराम करने के लिए जाती है। लेकिन सुहाना के मन में यही सवाल गूंज रहा था, आपने मुझसे शादी क्यों की? ये तुम क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्या हुआ सुहाना, मुझे बताओ, क्या बात है? माँ की बातों से दुखी हो क्या? तुम पहली नजर में ना मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कही। लेकिन आप तो इतने सुंदर और स्मार्ट हैं, आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती, फिर आपने मुझ जैसी सांवली लड़की से ही क्यों शादी की? आप उस दिन चाहते तो ना कर सकते थे। किसने कहा तुम अच्छी नहीं दिखती? हाँ, मेरे लिए ना दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान तुम ही हो। तुम्हारा रूप, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल सब मुझे बहुत पसंद है। और एक बात बताऊं, इंसान की ना सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए, जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई लव यू सो मच। इस तरह अपने पति राकेश की बातें सुनकर सुहाना का मन हल्का हो जाता है कि उसकी सास जैसी भी है लेकिन उसे पति हीरा मिला है। जिसके बाद वो दोनों साथ में खूबसूरत रात बिताते हैं। अगली सुबह सुहाना जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी बहू होने का फर्ज निभाने के लिए घर की सफाई करती है और रसोई में प्रवेश करके नाश्ता बनाने लगती है। कुछ ही देर में तीनों नाश्ते के टेबल पर आते हैं और नाश्ता करते हैं तो ननद चित्रा कहती है, वाह भाभी, क्या टेस्टी नाश्ता बनाया है आपने। ये खीर तो इतनी ज्यादा यम्मी बनी है कि मन कर रहा है कि सारी खा जाऊं। अरे ओ नालायक, चुप कर। क्यों झूठी तारीफ कर रही है इसकी? अगर इसके भाव बढ़ गए ना तो अपने सावले भद्दे से चेहरे की तरह ये खाना भी खराब बनाने लगेगी। बस करो माँ, क्यों भाभी को बिना मतलब के सुना रही हो? अगर उनकी जगह आज मेरा रंग सावला होता तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही बोलती? लेकिन तेरा रंग ऐसा नहीं है। तू तो सुंदर है और तुझे ये पता है कि तुझ पे क्या अच्छा लगता है। इसे देख, कैसे काले नारंगी कपड़े पहन रही है जो इस पे जरा भी नहीं जचते। एक तो इसका रूप सावला, ऊपर से इसके ऐसे रंग के बेतुके कपड़े। मेरे बेटे की तो जैसे किस्मत ही फूट गई हो। माँ बस करो, कितना बोलोगी आप। चित्रा, ये ले पैसे और भाभी को ले जा मार्केट, और जो कपड़े अच्छे लगे ना वो दिला दियो। ठीक है भैया। इस तरह चित्रा अपनी भाभी सुहाना को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और दुकानदार से कहती है, और दुकान वाले भैया, मेरी भाभी के लिए अच्छे से रंग की साड़ी दिखाओ जो इन पे ज्यादा खिले। जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ।
दुकानदार सुहाना के स्किन टोन को देखकर उस पर जचने वाले सारे रंगों की साड़ियाँ दिखाता है और बताता है, ये देखिए बहन जी, ये ग्रे, पर्पल, ये वाइन रेड और नेवी ब्लू और मस्टर्ड कलर इन पे बेहद जचेगा। और इसे पहन के इनका ये सांवला रंग मानो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। भैया एक काम करो, आप ये सभी साड़ी पैक कर दो। चित्रा अपनी भाभी के लिए साड़ियों की शॉपिंग करके उससे बोलती है, ये तो हो गई कपड़ों की शॉपिंग। चलो भाभी, हमें और भी कुछ लेना है। लेकिन चित्रा, हमने तो कपड़े ले लिए हैं, अब क्या रह गया है? आप चलो तो सही। माँ रोज रोज आपको सांवले रंग का ताना मारती है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। अब हम मेकअप की शॉपिंग करेंगे। इस तरह चित्रा अपनी भाभी का मेकअप भी करवाती है और मेकअप के लिए कई सारी शॉपिंग भी करवाती है और सारा शॉपिंग वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जिसके बाद दोनों शॉपिंग का सामान लेकर अब घर पहुंचते हैं, जहां सुरेखा कहती है, क्यों रे मेरी साबली बहू, कराई शॉपिंग? अरे तू कुछ भी लगा ले या कुछ भी पहन ले, तू रहेगी काली की काली। अपनी माँ की बात सुनकर चित्रा अपनी भाभी सुहाना को उसके कमरे में ले जाती है और वाइन रेड कलर की साड़ी पहनने को कहती है और उसका अच्छा सा मेकअप भी करती है और उसे नीचे लेकर आती है और चित्रा बोलती है, माँ देखो ना भाभी को। ओए बताओ भाभी कैसी लग रही हैं आज? अरे वाह, इसका तो रूप ही सवर गया। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी साबली बहू। क्या हुआ माँ, अब देखती ही रहोगे, तारीफ भी करोगी? हाँ हाँ ठीक लग रही है। और ये इस मेकअप का कमाल है, इंसान जितना सिंपल रहता है ना, उतना ही अच्छा लगता है। अपनी सास की बात सुनकर सुहाना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, माँ ने कहा नारंगी पहनना छोड़ दे, आपने कहा अच्छे रंग पहनना शुरू कर। अब जब मैं आपकी खुशी के लिए खुद को बदल रही हूँ, तब भी आप नुक्स निकाल रही हैं। मैं तो खुद सिंपल रहती थी, तब आपको पसंद नहीं आ रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है ये ड्रामा करने का, समझी आप? और इस दुनिया में अकेले मेरा ही रंग सांवला नहीं है, समझी आप? इसलिए अब आप अपने ताने मुझे मत मारना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। देख देख कैसे जुबान लड़ा रही है ये चित्रा। माँ, हर इंसान को बुरा लगता है और भाभी कब तक आपकी सुनती रहेंगी? आप अपने आप को बदलिए, क्योंकि भाभी एक बहुत अच्छी बहू है। ये अपना सारा फर्ज निभा रही हैं। आप बिना भेदभाव के एक अच्छी सी सास बनिए। अपनी बेटी की बात सुनकर अब उसे अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जब से उसकी बहू सुहाना आई है, उसकी इज्जत कम हो गई है और वो घर ही छोड़कर चली जाती है। अब आप बताइए, सुरेखा ने सही किया या गलत? काव्या एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, जिसे शुरू से ही अपने पैरों से बड़ा प्यार था। जब देखो वो नई नई फुटवियर लाया करती, कभी फ्लैट तो कभी हिल्स, कभी जूती तो कभी शूज। काव्या के पापा का ट्रांसफर नया नया इंदौर शहर में हुआ था और काव्या को इंदौर आए पूरे 2 दिन हो गए थे। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि घर की सेटिंग होते ही वो सबसे पहले अपने लिए फुटवियर लेने जाएगी। एक दिन वो खुद से बोलती है, यार हमको यहाँ आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, अब तो मुझे खुद के लिए कुछ शॉपिंग करने जाना चाहिए। आखिर मेरे खूबसूरत पैरों को भी तो कुछ खरीद कर दे देना चाहिए ना मुझे इस नए शहर में। इतना सोचकर काव्या अपनी सबसे सुंदर सैंडल पहनकर मार्केट घूमने के लिए निकल जाती है और जाते हुए उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ एक लड़का खड़ा होता है। वो उसके पास जाकर बोलती है, भैया सर आपके पास जो भी ट्रेंडी सैंडल्स हो जल्दी से मेरे लिए निकाल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लड़का काव्या को वहाँ पर रखी सैंडल पहनाकर ट्राई करने लगता है और मन में बोलता है, सूरत तो बहुत देखे सुंदर, लेकिन पाँव पहली बार देख रहा हूँ सुंदर। इसके पाँव तो बहुत अच्छे हैं, कितने सुंदर है, मुलायम और नाजुक। आदि को ऐसा खोया देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे इतना ज्यादा क्यों देख रहा है। तो वो उससे एक सवाल करती है, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? सैंडल्स दिखानी है तो दिखाओ, वरना मैं किसी और शॉप पर जाऊँ। अब मैडम जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा ना कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। आदि की ये बात सुनकर काव्या शर्मा जाती है और अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद आदि बोलता है, वैसे मैडम, मैं यह काम नहीं करता, पर जूते लेने आया था। पर आप जैसी खूबसूरत अप्सरा के सुंदर सुंदर मुलायम पाँव दिख जाएं, हाय, मैं तो कहता हूँ फिर तो मैं दुकान ही खोल लूंगा इसकी। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा कि आप यहाँ काम करते हो। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने आपसे बात तो हुई। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे अपना नंबर दोगी? जिसके बाद काव्या अपना नंबर आदि को देकर मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर उसके बारे में सोचते हुए बोलती है, हाय राम रे, मैं कितनी पागल हूँ, ना जाने उन्हें क्या क्या समझ बैठी। चलो इसी बहाने मुलाकात तो हुई।
वहीं दूसरी ओर आदि भी काव्या के बारे में सोचते हुए बोलता है। यार कितनी सुंदर और प्यारी लड़की थी, क्या खूबसूरत पाँव थे उसके। मैं उन कदमों में पूरी जिंदगी बिता दूं। आज तो उसने मुझे दुकानदार समझा है, आगे पता नहीं क्या क्या समझेगी। हाय क्या मुलाकात थी। जिसके बाद आदि और काव्या आए दिन बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद अपने प्यार की खबर वो अपने घर वालों को दे देते हैं, जिसके बाद उनके घर वाले भी उनकी शादी करवा देते हैं। काव्या ने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई थी कि उसके फूल जैसे पैर सर्दियों में कांटों का रूप ले लेते हैं। यानी आदि ने जिन पैरों को फूल समझकर पसंद किया था, जल्दी वो उसके सामने कांटों के रूप में आने वाले थे। उनकी शादी को कुछ महीने हो जाते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। एक सुबह काव्या जब बेड से उठकर अपना जमीन पर पैर रखती है तो वो बोलती है, ओह नॉट अगेन, ये पैर तो फिर से फटने लगे। काव्या कुछ कर इससे पहले कि तेरा पति तेरे पैरों को ऐसे देख ले। इतना कहकर वो अपने पैरों को देखती है और पाती है कि अब पैर उसके पहले से भी ज्यादा फटे हुए हैं और वो परेशान होकर जल्दी से आदि की जुड़ा पहनकर बोलती है, चाहे जो हो जाए, आदि को मेरे पैरों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। उनको मेरे पैर बहुत पसंद है। अगर उन्होंने अब मेरे पैर देखकर मुझे छोड़ दिया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने में ही आदि आता है और काव्या को जुराब पहने देखकर बोलता है, जान ये तुमने जुराब क्यों पहने? अभी तो इतनी भी सर्दी नहीं आई। बेबी आपको मेरे पैर पसंद है ना? अब मैं जुराब नहीं पहनूंगी तो ये गंदे तो हो जाएंगे और ठंड है इसलिए पहनी। इतना सुनकर काव्या वहाँ से चली जाती है और आदि अपने काम पर निकल जाता है। शाम को आदि घर पर आता है और काव्या उसे देखकर सोचती है, ओह अब मैं क्या करूंगी? अगर ये मेरे साथ सोए और इन्होंने मेरी फटी एड़ी महसूस कर ली तो दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद काव्या आदि से फिजूल में झगड़ा करके अपना बिस्तर उठाकर ड्राइंग रूम में सोने चली जाती है और सुबह उसे ड्राइंग रूम में सोता देखकर उसका ससुर दुर्जन कहता है, अरे बेटी आदि से झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताओ, उसके कान के नीचे दो देता हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, वो बस मेरा मन था तो सो गई। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। अगर वो तुमसे झगड़ा करता है तो उसे कमरे से बाहर निकालो, तुम मत बाहर आया करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे तुम्हारे बाप समान हूँ, मेरी बात मानना, ठीक है? हाँ जी पापा जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काव्या अपने पैरों को छुपा कर रखती है और आदि से रोज रोज की लड़ाई करती और सारा दिन प्यार से बात करती। एक दिन आदि मन में सोचता है, ये काव्या का हो क्या गया है? अचानक से रात को ऐसे ऐसे बातें करती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। एक काम करता हूँ, इसे ना सैंडल खरीदने के लिए लेके जाता हूँ, खुश हो जाएगी। जिसके बाद आदि काव्या को आवाज देता है और काव्या के आने पर उससे कहता है, काव्या तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए ना नई नई सैंडल्स लूंगा और तुमको जितनी चाहिए होगी ना मैं उतनी दिलाऊंगा तुम्हें। चिंता मत करना पैसों की, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। वाओ, आप रुको, मैं बस अभी तैयार होकर आई। काव्या ये सुनकर खुश हो जाती है और तैयार होकर जाने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए वो बोलती है, अगर इनके साथ सैंडल लेने गई तो इनको मेरे फटे हुए पैर दिख जाएंगे और ये मुझे छोड़ देंगे। इतना सोचकर काव्या आदि से कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना कोई सैंडल लेने, नहीं चाहिए मुझे। पर क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी तो तुम कह रही थी जाना है तुम्हें, अब क्या हो गया? अब क्यों कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ कहीं नहीं जाना है? मुझे कोई गवाही नहीं देनी, लेकिन बस मुझे कहीं नहीं जाना। आपको कहीं जाना है तो आप चले जाओ। पर तुम्हें मेरे साथ जाना है, अकेले थोड़ी जाना है। परवर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है जाओ। इतना कहकर काव्या किचन में चली जाती है और आदि उदास हो जाता है और अपने मन में धारणा बना लेता है कि शायद काव्या अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ देर बाद वापस आता है और काव्या को कुछ पेपर देते हुए काव्या से कहता है, ये लो काव्या, अब तुम खुश रहोगी और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तलाक के पेपर है। मैं जानता हूँ शायद तुम मुझे अब पसंद नहीं करती और मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में मेरे साथ रहो, इसलिए ये रिश्ता खत्म ही कर देते हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहूंगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ना तुम मेरे पास आती हो, ना साथ में कहीं जाती हो, रोज रात को झगड़ा करती हो। इन सब का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना? जिसके बाद काव्या हार मान लेती है और अपनी जुराब उतारकर अपने पैर आदि को दिखाते हुए बोलती है,
मेरे पैरों का हाल सर्दियों में ये हो जाता है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुमने मुझे मेरे पैर देखकर ही पसंद किया था। इसलिए मैं तुमसे ये बात छुपा रही थी। अरे ओ पागल लड़की, तुम पागल वागल हो क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे पाँव कैसी भी रही मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इसलिए कहता था ताकि तुमको अच्छा लगे। सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दो। मैंने दिल से तुम्हें चाहा है, तुम्हारे पाँव को नहीं। इतना कहकर आदि काव्या को गले लगा लेता है और काव्या की फटी एड़ी को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब टैबलेट से ठीक करवा देता है, जिसके बाद काव्या की एड़ियां फिर कभी नहीं फटती और उसके पैर फिर से एक बार फूलों की तरह सुंदर हो जाते हैं। बिहार के छोटे से गांव में कम्मो नाम की लड़की थी, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। बचपन की कड़वी यादों के साथ कम्मो अब बड़ी हो चुकी थी। कम्मो की सहेली चंपा उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन चंपा कम्मो से कहती है, का रे कम्मो, चलेगी कि नहीं? हुआ बहुत देर हो जाएगी, वरना पहले कह देते हैं। वहाँ जाके फिर हम लोगों को वापस भी आना है। हमरे पास इतना टाइम नहीं है। जाना है तो फटाफट बोल। अरे वाह, हम तो जरूर जाएंगे। अगर हम वहाँ नहीं गए ना तो हमारा दिल बहुत ही उदास हो ही जाएगा और हम वो सब ना देख सकेंगे। साफ साफ बता रहे हैं। अब ये चलेंगे। ससुरी, तुम्हारे खातिर हम कब से वेट कर रहे हैं। अबे जाकर हमारी नजर पड़ी है तुम पर। जाओ जल्दी जाकर नहा धोकर फटाफट तैयार हो जाओ। हम रेडी हो जाते हैं तब तक। अरे हम अभी 10 मिनट में आते हैं और तब तक भी तुम तैयार ना हुई ना अपन लाली पाउडर लगा के, तो हम तो का बताते हैं। जा ज्यादा बतियाओ नहीं। बहुत दूर जाना है हमको और तुमको। वहाँ से वापस भी आना है। पता नहीं हम लोगों को मिलेगा भी ये नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अब हम भी तुमको देखते हैं। चंपा भी तैयार होने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों सहेलियां तैयार होकर बैग लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचकर बैठते हैं और बैठते हुए कम्मो एक लड़के को कहती है, ओ भैया, तनिक हमको और हमारी सहेली को दूध थरिया तो देवा। बहुते दिन हुई गवा कोनो रात के खाना नहीं के खैनी, लगा दो हो थरिया। का बकवास करे जा रही हो तुम? बहुत बोली निकल रही है तुम्हारी। तब से देख रहे हैं, कुछ भी बोले जा रही हो। चुपे चाप खाना खा के अपने घर की तरफ चलो। ओ भैया, थरिया लावा हो, बहुत देरी होवा था। हमनी के अपन घर भी पहुँचे के बा। श्राद्ध में आकर कौन ऐसी हरकतें करता है बताओ तो। अगर तुम्हें यहाँ का खाना खाने का मन है तो चुपचाप बैठकर खाओ, समझी? बड़े घर की लड़की बनने की कोई जरूरत नहीं है। कौन बड़े घर की लड़की बन रही है भैया? हमको भी दिखाओ उस लड़के का मुख, हम भी देखें। खुद को देख लो तुम दोनों ही हो। बहुत देर से उछल रही हो, खाना ऐसे मांग रही हो जैसे शादी के घर में आई हो। अरे भाई, श्राद्ध के घर में खाना शादियों वाला थोड़ी ना होता है। तो चुपचाप से जो मिल रहा है सिर्फ उसे खाओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब खाना दो, कुछ नहीं बोलेंगे हम। अगर अब भी मेरे मुंह से या हमारी सहेली के मुंह से सुन लिया तो हम दोनों को बाहर निकाल देना, ठीक है? ओए, का बोल रही हो? हमको काहे बाहर निकालेंगे? तुम चले जाना, हम नहीं जाएंगे। अब ज्यादा ना बतियाओ, समझी? तुमको मालूम है ना, जब हमारे पास कोई नहीं होता था और हम एक दूसरे के साथ थे, तब से हम लोगों ने रात का खाना खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ कैसे चूक जाएं? चंपा और कम्मो खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ दूर से एक वंदना नाम की औरत कम्मो को अच्छे से देख रही थी और उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। जैसे ही कम्मो बाहर चली जाती है, तभी वंदना चंपा से कम्मो के बारे में पूछती है। बेटी, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अगर अभी ये बात नहीं हो पाई ना तो पता नहीं कब बोल पाऊंगी मैं। अरे का बात हुई गई आंटी जी, हमको बताइए, हम अभी फिनिश कर देते हैं। वैसे भी अगर हमारी दोस्त आ गई तो हमको कोनो भी पीपल से बात नहीं करने देगी। जो भी बात है हमको जल्दी बताइए। बेटी, मुझे ना अपने बेटे के लिए तुम्हारी दोस्त बहुत पसंद है। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी दोस्त से उसके घर वालों से बात करो। आंटी जी, हमारी फ्रेंड का इस दुनिया में कौन नहीं है हमरे अलावा। उका अम्मा बापू उके बचपन में ही गुजर गए, इसीलिए वो हमरे साथ रहती है, साथ घूमती है। अगर आपको फिर भी हमारी कम्मो पसंद है तो हमारी कम्मो को देखने जरूर आइएगा। क्या तुम्हारी दोस्त अनाथ है? मुझे लगा ही नहीं तुम्हारी सहेली अनाथ है। वैसे भी अगर तुम्हारी सहेली को कोई दिक्कत ना हो तो ये बात पूछ लेना। अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो जाती है
तो बेचारी की किस्मत बदल जाएगी। उसकी किस्मत का मत सोचिए, ठीक है? अगर ऐसा कुछ करना है तो मेरी सहेली से पूछ लो, वो क्या करना चाहेगी। बेचारी मत बोल देना उसे दोबारा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी सहेली इतनी फेमस है क्या? अनाथ होते हुए भी उसकी मर्जी चलेगी। अब मुझे तुम्हारी सहेली से बात करनी ही पड़ेगी। वंदना और चंपा बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कम्मो आ जाती है और अपनी सहेली के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक शाम चंपा अपनी सहेली कम्मो से कहती है, कम्मो, हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं का? हमरे दिल में बहुत दिनों से यही बात घूम रही है। सोचत रहनी, अब पूछे तब पूछे, लो जैसे भी करके पूछा ही लेते। अब बताओ, पूछे का? हाँ, जितना मर्जी उतना हमरा से पूछ लो। हम कबो कोनो बात के लिए मना करे हैं का? वैसे भी तुम हमारी भलाई के खातिर ही बोलोगी। अब जोनो भी बात बोलना है फटाफट बोलो। हम तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किए हैं, का तुम उनका से बियाह करोगी? उनका अम्मा तुम्हारी खातिर रिश्ता लेकर आई रही। अच्छा जी, ऐसा है का? हमको लगा कोनो बहुत ही सीरियस मैटर वा होगा। धत बकलोल, कछु भी बकती हो। अब तुम ही बताओ, हमको कौन पसंद करेगा अपने बेटे की खातिर? हम कुछ नहीं जानते। शाम को वो लोग तुमको देखने आ रहे हैं। एकदम सज धज कर तैयार रहो, ताकि लड़के को तुम एक नजर में ही पसंद आ जाओ, समझी? ए चंपा, मजाक मत करो रे हमसे। अगर हमको पता लगा कि तुम हमरा से इतना बड़ा मजाक कर रही हो तो हम बताएंगे तुमको, देख लेना। तुम जाओगी कि नहीं बताओ पहले। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत काम है हमको। तुम्हारे साथ बतियाने का टेम नहीं है। जाओ, अब तुम्हारे ससुराल वाले कब हमरे घर पर टपक सकते हैं। का हुई गवा, इसको पता नहीं, उल्टा सीधे काहे बके जा रही है। भगवान, का हो रहा है हमारे साथ? कम्मो खुद से बातें करते हुए तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद वंदना अपने बेटे को लेकर कम्मो को देखने आती है और कम्मो को पसंद करते हुए कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वंदना के घर उनके पड़ोसन कमला आती है और कम्मो को देखकर बोलती है, कम्मो बहू, तुम्हारी सास नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? मुझे तैयार होने को बोलकर खुद तैयार होने का बोलती है और खुद ही गायब हो जाती है। सच में तुम्हारी सास का तो कोई भरोसा ही नहीं है। का हुई गवा चाची, ऐसे काहे गुस्सा कर रही हो? कोनो बात है तो हमको बता दीजिए, हम माँ जी को बता देंगे। वो कहा है ना, अभी तक माँ जी घर नहीं आई हैं। तुम्हें क्या बताऊं, नई नवेली दुल्हन को ऐसी जगह ले जाना सही नहीं होता। वैसे भी ऐसी जगह हमेशा से मैं और तुम्हारी सास ही जाते हैं। अगर तुम्हारी सास यहाँ होती तो कब का चले जाते हम लोग। लेकिन कहाँ चले जाते चाची जी, तनिक हमको भी बताओ, ताकि हमको भी पता लगे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। अरे बहू, हम लोग श्राद्ध में जा रहे हैं। कहीं भी श्राद्ध होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बस इसलिए मैं तुम्हारी सास को ढूंढ रही थी। चाची जी, हम भी श्राद्ध में जाना चाहते हैं। हम भी हमारे गांव में सबका श्राद्ध में जात रहे और बहुत अच्छा खाना भी खाते रहे। अब आप हमको ये बताइए कि हम जा सकते हैं कि नहीं? जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सास की तरफ से जा सकती हो। ऐसा करो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम दोनों चल लेते हैं। कमला की बात सुनकर कम्मो फटाफट तैयार होकर कमला के साथ श्राद्ध में चली जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और अब किसी का कहीं भी श्राद्ध होता तो वहाँ वंदना की जगह कम्मो जाया करती। ऐसे ही एक दिन वंदना कम्मो से कहती है, बहू मुझे एक बात बता, तेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और तू हर किसी के श्राद्ध में चली जाती है। अब मुझे ये बता कि तू क्यों जाती है श्राद्ध में? माँ जी, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, उधर जाकर हमारा मन को ना शांति मिलता है, यही खातिर हम जाते हैं। बाकी कोनो बात नहीं है, आप शांत रहिए। कैसे शांत रहूं, तू ही बता मुझे, फिक्र तो होती ही है ना तेरी। अब तू किसी भी श्राद्ध में मत जाना बस। और वैसे भी मुझे लगता है तेरे श्राद्ध में जाने से अभी तक तू प्रेग्नेंट नहीं हुई है। माँ जी, भी कोई बात हुई भला? कछु भी बोलत हो आप। इन सब में ना अंधविश्वास है और इस सब में कभी नहीं पड़ना। अगर यही बात के खातिर हम आपको कोनो श्राद्ध में जाने ना दे तो ये तो गलत बात है ना। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू कहीं नहीं जाएगी, मतलब कि कहीं नहीं जाएगी बस। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? वरना आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक बा माँ जी, हम नहीं जाएंगे। ओहो, खुद तो जाएंगी, देख लेना। हम आपसे भी ज्यादा तेज हैं। वहाँ पहुँच के रात का खाना भी खा के आएंगे, बस ठिकाना मिल जाए हमको।
वंदना के लाख मना करने के बाद भी कम्मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और श्राद्ध में जाकर खाना खाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।